Hello everyone. We are back with the next part, that is part second of the nationalism in India. Hope so. आपने पुराना वीडियो देख लिया होगा और थोड़ी बहुत लर्निंग भी स्टार्ट हो गई होगी। 2-3 बार देखिए उस वीडियो को, आपको बहुत इजीली चीज़ें लर्न हो जाएंगी। जो टिपिकल वर्ड्स हैं वो लर्न होने शुरू हो जाएंगे और टिपिकल वर्ड्स जब लर्न होने शुरू हो जाते हैं तो सेंटेंस मेकिंग बहुत ईजी हो जाती है। बिकॉज व्हेन द बोर्ड्स कॉपीज आर चेक ना, तो वो टिपिकल वर्ड्स ही देखे जाते हैं कि वो बंदे ने लिखा है या नहीं लिखा है। So basically, we are here for the Rowlatt Act, Jallianwala Bagh Massacre, and the Khilafat movement. Today we will covering these three topics. So basically, आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि what is the style of teaching, मेरा क्या स्टाइल है टीचिंग का। तो उसके इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग विद मी, तो आप उसके हिसाब से प्रिपेयर करें। और जब भी आप मेरा वीडियो देख लें और कुछ थोड़ी बहुत लर्निंग आपको हो जाए, तो उसके बाद में एक बार आंसर्स आप लिख कर देख लीजिएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको लर्न हुआ है नहीं हुआ है। इफ कोई भी डिस्क्रिपेंसीज आती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा। आई विल कॉन्टैक्ट विद यू, आई विल गिव माय मेल, तो अपन उस पर बात कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। समझ में आएगी कि कैसे ब्रिटिशर्स हमको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करते थे और क्यों हम उनके अगेंस्ट थे। ऑब्वियसली अगेंस्ट तो होना ही था, हमारी कॉलोनी को, हमारी इंडिया को पूरे को उन्होंने अपना एक पावर बना रखा था। तो क्यों उन्होंने ऐसा क्या किया हमारे साथ कि क्या हुआ। गांधी जी अहमदाबाद गुजरात में उन्होंने 1918 में सत्याग्रह किया। बहुत सक्सेस मिल रही थी, तो उन्होंने बोला कि हम रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट भी एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम रॉलेट एक्ट को खत्म कर सकें। सो बेसिकली गांधी जी ने बोला कि हम एक लॉन्च करते हैं नेशन वाइड सत्याग्रह, पूरे नेशन में लॉन्च करेंगे। इट्स नॉट अबाउट कि एक अहमदाबाद में हो गया, चंपारण में हो गया, खेड़ा में हो गया। हम पूरा नेशन वाइड सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं, किसके अगेंस्ट, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। तो भाई बात क्या आती है कि ये रॉलेट एक्ट होता क्या है, क्या था इस ऐसे एक्ट में। तो ये रॉलेट एक्ट क्या था ना, इंपेरियल लेजिस्लेचर, जो ब्रिटिशर्स ने लेजिस्लेचर बना रखा था, उन्होंने इस एक्ट को बहुत ही जल्दबाजी में पास कर दिया था। दिस एक्ट हैज बीन हर्रिडली पास बाय द इंपेरियल लेजिस्लेचर। अब उन्होंने एक्ट तो पास कर दिया, बट एक्ट में क्या बोला उन्होंने, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इनॉर्मस पावर दी थी। अच्छा, यहाँ पे अगर कहीं पे भी गवर्नमेंट आती है, उसका मतलब ये होता है कि हम ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज उस टाइम गवर्नमेंट उनकी थी। तो उन्होंने गवर्नमेंट को इतनी ज्यादा इनॉर्मस पावर दे दी थी, इनॉर्मस बहुत ज्यादा पावर दे दी थी कि इफ कोई भी बंदा कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज या ऐसी एक्टिविटीज जो अनयूजुअल मानी गई है या उनके अगेंस्ट हो रही है, उनको रिप्रेस करने के लिए हो रही है, अगर वो बंदा करते हुए पकड़ा गया, ब्रिटिश की पुलिस ने या किसी ने उसको पकड़ लिया, तो वो क्या करेंगे, वो उसको डिटेंशन दे देंगे विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। मतलब वो उसको जेल में डाल देंगे, ट्रायल भी नहीं होगा कोर्ट के पास कि भाई क्यों करा क्यों नहीं करा, उसकी गलती थी नहीं थी, कुछ भी नहीं। वो 2 साल के लिए उसको किस में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। ऐसा थोड़ी होता है, हो सकता है किसी बंदे की गलती हो सकता है नहीं हो, वो फालतू में फंस गया हो, कुछ भी हो गया हो, आपको ट्रायल तो लेना चाहिए। आप सीधे 2 साल के लिए उसको जेल में नहीं डाल सकते। तो उन्होंने ये एक्ट बहुत हरिडली पास कर दिया था और इस एक्ट में ये बोला गया था कि इफ कोई भी रिप्रेसिंग एक्टिविटी या कुछ भी करता हुआ पकड़ा गया, तो उसको 2 years के लिए ट्रायल, विदाउट ट्रायल डिटेंशन कर दिया जाएगा। तो महात्मा गांधी ने बोला कि हम इसके अगेंस्ट नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करेंगे। क्या करेंगे, नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करेंगे। और वो कब स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल को हड़ताल के साथ उन्होंने स्टार्ट किया। अब आपको यहाँ पे थोड़ा मैं आगे के पार्ट में जाने से पहले एक चीज बताना चाहती हूँ कि आपको 2 चीजें समझ में आएंगी। एक तो चीज आएगी सीडीएम और एक चीज आएगी एनसीएम। सीडीएम इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड एनसीएम इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में तो हम क्या करते हैं कि जो भी लॉस बनाए गए थे, उन्होंने बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस को क्या माना कि जो भी लॉस बनाए गए हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, हम उन लॉस को फुलफिल नहीं करेंगे, हम उन लॉस को मानेंगे नहीं। और नॉन कॉपरेशन में क्या था कि हम उनको कॉपरेट नहीं करेंगे। उन्होंने जो भी चीजें कही हैं, जैसे आप आगे पढ़ेंगे कि हम लोगों ने और आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हमने बायकॉट करनी शुरू कर दी थी उनकी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें हमने उनकी सिविल सर्विसेज और आर्मी सर्विसेज हम लोगों ने बायकॉट करनी शुरू कर दी थी। तो नॉन कॉपरेटर्स नहीं कॉपरेट करना उनके साथ, उन्होंने कोई भी चीज़ नहीं माननी। और सिविल डिसोबीडियंस में क्या आया कि हम उनके जो लॉस हैं वो नहीं मानेंगे, हम लॉस तोड़ेंगे उनके। दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो रॉलेट एक्ट था, हमको लॉ नहीं मानना था, उनका जो एक्ट बनाया हुआ था वो हमको नहीं मानना था। और उसके लिए हमने क्या किया कि हम
सिविल डिसोबीडियंस हमने लॉन्च किया विद हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। उसके बाद में क्या हुआ, ये रॉलेट एक्ट चल रहा था और हड़ताल चल रही थी, तो बहुत सारी जगह पे बहुत वेरियस इन डिफरेंट वेरियस सिटीज रैलीज ऑर्गेनाइज हुई, लोग स्ट्राइक पे चले गए थे, रेलवे वर्कशॉप्स और शॉप्स तो थी वो बंद कर दी गई थी। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा क्या बोलते वायलेंस हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉपुलर अपसर्ज हो रही है, तो उनको लगा कि ये जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है जैसे रेलवेज और टेलीग्राफ है, इंडियंस ये भी खराब कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि हम नेशनलिस्ट पे क्लैम्प डाउन करेंगे। क्लैम्प डाउन इज धावा बोल देना, कि जो भी नेशनलिस्ट दिखेगा ना उसको मारेंगे, पीटेंगे, राइफल से मारेंगे, और क्या बोलते हैं, पुलिस को बोल दिया गया कि मारो इनको। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को बोला टू क्लैम, ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड किया कि उनको डर लग रहा था कि ये लोग तो बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो हम उन पे क्या करेंगे, क्लैम्प डाउन करेंगे। लोकल लीडर्स जो थे अमृतसर के, वहां से उनको उठा लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, और महात्मा गांधी जी को बोला कि भाई रुक जाओ, आप दिल्ली नहीं एंटर कर सकते। क्या नहीं एंटर कर सकते, दिल्ली नहीं एंटर कर सकते। 10 अप्रैल को जो अमृतसर की पुलिस थी, अमृतसर में जो पुलिस थी, उन्होंने एक पीसफुल प्रोसेशन पे वाइड स्प्रेड अटैक्स किए, और उसके अटैक्स ऑन बैंक्स और पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन, और उसके वजह से ये जो रेलवे स्टेशन और बैंक्स और पुलिस स्टेशन थे, लोगों ने इन पे अटैक करना स्टार्ट किया। उन्होंने पीसफुल प्रोसेशन पे किया और हमारे लोगों ने बैंक्स और उस पे किया। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात थी कि उस टाइम अमृतसर में मार्शल लॉ लगा हुआ था। अब मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ होता है कि 3 से 4 लोगों, मतलब 3 और 4 लोगों से ज्यादा आप कहीं पे भी एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। मार्शल लॉ लगा हुआ था, लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, और उस टाइम जनरल डायर पावर में थे, तो जनरल डायर को पता था कि मार्शल लॉ लगा हुआ था। आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ भी होगा इन क्लास 8, जलियांवाला बाग मैसेकर, वापस याद दिला रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली सबको भूल गए होंगे, कोरोना में चली है आपकी क्लासेस। तो 13 अप्रैल को जो इनफेमस जलियांवाला बाग है वो हुआ। ऑन दैट डे जलियांवाला बाग है, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हुए थे। अब उसमें क्या था कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हुए थे, कई लोग तो बैसाखी की फेयर के लिए इकट्ठे हुए हुए थे, दैट इज द टाइम, 13 अप्रैल है, बैसाखी का टाइम होता है, बैसाखी के लिए हुए हुए थे। और कई लोग किसी जो ऑपरेसिव मेजर्स हैं ब्रिटिशर्स के, उसके अगेंस्ट खड़े होने के लिए इकट्ठे हुए हुए थे। अच्छा, अब जो लोग बाहर से आए हुए थे उन्हें नहीं पता था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो उनको लगा अरे यार हमको तो पता ही नहीं है कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, और जनरल डायर ने इसी का ही एडवांटेज लिया। और एडवांटेज लेने के बाद में वो अच्छा, जलियांवाला बाग में क्या था कि एक ही एंट्रेंस था, एक ही एग्जिट था, तो उसने वहां से एंटर किया और उसने एग्जिट को बंद कर दिया। अब और उसने फिर क्या किया, उसने खड़े वहां पे खड़े खड़े रहते रहते ही उसने बहुत सारे लोगों पे फायरिंग करना स्टार्ट कर दी। अब वहां पे एक वेल था, तो लोगों ने बोला कि इसकी फायरिंग से मरने से अच्छा है कि हम वेल में कूद के मर जाएं। और बहुत सारे लोगों को ऐसे वहां पे, मतलब बहुत सारे लोग बहुत गंदे तरीके से वहां पे मारे गए, क्योंकि कोई एग्जिट का ऑप्शन नहीं था और उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी थी, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हुए थे, तो ऐसे बहुत सारे लोग वहां पे मारे गए। और इसलिए हमारा जलियांवाला बाग जो हुआ, फेमस हुआ उस दिन। दैट वाज अ ब्लैक डे फॉर ऑल इंडियंस, कि इतने सारे लोगों को उन्होंने मार दिया था। बाद में जब उसने बताया, उसने डिक्लेयर किया कि मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो ये था कि जो इंडियंस हैं उनको एक मॉरल इफेक्ट प्रोड्यूस करना, उनके मन में डर की भावना पैदा कर देना, और फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ, कि उनको ब्रिटिशर्स का नाम सुनते ही डर लगने लग जाए कि हाय इनसे तो डरना चाहिए। और उनका उसका कहना ये था कि हमारा ये मतलब था इसलिए हमने ये किया था। अरे तुम्हारा कुछ भी मतलब हो, हमारे तो बेचारे ऐसे लोग मारे गए जिनकी कोई जिन्होंने कुछ गलत भी नहीं किया था या कुछ भी नहीं किया था, वो फालतू ही मारे गए। कितने घर जो होते हैं उस टाइम पे, कितने घर बेकार हो गए, किसी के पेरेंट्स गए, किसी के बच्चे गए, तो बहुत ज्यादा कंडीशंस उस टाइम हमारी खराब हो गई थी। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की न्यूज स्प्रेड हुई, जो क्राउड्स थे, अपन ऐसे बोलते हैं ना, लोग क्या बोलते हैं, रोड्स पे आ गए या लोग सड़क पे उतर गए, तो वो क्राउड जो थी वो स्ट्रीट पे आ गई। जो नॉर्थ इंडिया टाउन्स थे सारे, बिकॉज पंजाब इज अ नॉर्थ इंडिया टाउन, तो नॉर्थ इंडिया टाउन्स थे सारे, उस सारे टाउन्स में इतना ज्यादा ये लोग ब्रिटिशर्स के लोग अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के सब अगेंस्ट हो गए थे कि आपने ये क्या किया है, आपने हमारे साथ बहुत गलत किया है। स्ट्राइक्स हुई, क्लैशेस हुई, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे उन्होंने बहुत सारे अटैक्स कर दिए थे। गवर्नमेंट ने इसके ब्रूटल रिप्रेशन के साथ अगेंस्ट किया, ऑब्वियसली वो तो हमेशा करती है, जैसे रॉलेट एक्ट में उन्होंने ब्रूटल रिप्रेशन के साथ ही वापस रिस्पॉन्ड किया था, यहाँ पे भी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, लोगों को ह्यूमिलेट किया, टेरराइज किया लोगों को, और सत्याग्रही को बोला कि आपको हमारे साहिब्स के अगेंस्ट, साहिब्स
मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अगेंस्ट आपको नोज रगड़ना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, क्रॉल करना पड़ेगा स्ट्रीट पे, आपको रब करने पड़ेंगे नोसेस और उनको सल्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद में बहुत जगह बॉम्बिंग्स भी हुई, गुजरांवाला इन पंजाब में बॉम्बिंग भी हुई। अब क्या वायलेंस चल रहा था, पूरा का पूरा वायलेंस। महात्मा गांधी जी ने बोला था हम तो नॉन वायलेंट करेंगे, बट पूरा का पूरा वायलेंस चल रहा था। तो महात्मा गांधी ने इस वायलेंस को देखते देखते उन्होंने उस सीडीएम को क्या किया, बंद कर दिया कि अब हम सीडीएम को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। बिकॉज इतना वायलेंस हम तो नहीं झेल सकते, हमने तो कहा ही था कि नॉन वायलेंट तरीके से करेंगे, ये तो सारा वायलेंस हो गया, इतने लोग मारे गए, ये हो गया वो हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि महात्मा गांधी जी ने जो मूवमेंट था उसको बंद कर दिया। यहाँ पे खत्म होता है जलियांवाला बाग मैसेकर। अब ऑब्वियसली महात्मा गांधी जी को कोई नया मूवमेंट तो स्टार्ट लॉन्च करना ही था। तो जब रॉलेट सत्याग्रह था वो एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट बन गया था। बट वो क्या था ना, वाइड स्प्रेड मूवमेंट तो था बट वो कहीं कुछ सिटीज और टाउन्स में थे, लोग पूरे इंडिया में जाने ही नहीं थे कि क्या बोलते हैं, क्या है ये रॉलेट एक्ट, पता ही नहीं चला था लोगों को। तो गांधी जी को लगा कि अब हमको एक ऐसा मूवमेंट लॉन्च करना पड़ेगा, एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च करना पड़ेगा जो पूरे इंडिया में फैले। और उनको लगा कि ये मूवमेंट जब ही लॉन्च हो सकता है जब हिंदू और मुस्लिम साथ में आए। इफ हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं आएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसके लिए उनको लगा कि खिलाफत इशू को अगर अपन रेस करते हैं तो उससे उनका भी काम हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो ऑटोमन टर्की पे एक हार्श ट्रीटी इम्पोज करी गई थी और ये र्यूमर्स फैला दिए गए थे, र्यूमर्स अफवाहें फैला दी गई थी कि सॉरी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो उस टाइम वो थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ऑटोमन टर्की हार गया था और ये रूमर्स फैला दिए गए थे कि एक हार्श पीस ट्रीटी हुई है खलीफा के ऊपर। अब खलीफा कौन थे, ये स्पिरिचुअल हेड थे इस्लामिक वर्ल्ड के। तो एक उन्होंने रूमर्स फैला दिए थे कि एक हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज की जाएगी किसके ऊपर, खलीफा के ऊपर। अब इसकी खलीफा की टेम्परल पावर्स को डिफेंड करने के लिए मोहम्मद अली और शौकत अली ने एक खिलाफत कमेटी बनाई थी बॉम्बे में इन मार्च 1919 कि भाई हम डिफेंड करेंगे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, लोग फालतू बोल रहे हैं कि उनके ऊपर कुछ हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज कर दी गई है या कुछ इम्पोज कर दिया गया है। तो उन्होंने बोला कि ये हमको लॉन्च करना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी जी को लगा कि यार ये तो बहुत सही चीज है, वो भी करना चाहते हैं एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, हम भी करना चाहते हैं, तो क्यों ना साथ करें। हमारा क्या है, हमारा तो है कि हमको स्वराज मिल जाए और उनका क्या है कि उनका खिलाफत इशू सॉल्व हो जाए। तो महात्मा गांधी जी ने मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ इस यूनाइटेड मास एक्शन को लेकर आए और गांधी जी को ये अपॉर्चुनिटी लगी कि ये तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। एट द कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 उन्होंने अपने कांग्रेस के मेंबर्स को कन्विंस किया और एक नेशनल मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया अगेंस्ट द स्वराज एंड खिलाफत मूवमेंट। सो यहाँ पे जो मैंने कैलकाटा सेशन की बात करी है इन सितंबर 1922, ये मैप्स में भी पूछा जाता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन या बीच में भी कहीं पूछा जाता है, मैप्स में भी पूछ लिया जाता है कि ये सेशन कहाँ हुआ था सितंबर 1920 का, तो आपको कैलकाटा में मार्क करना पड़ेगा। ऐसे बहुत से 4-5 सेशंस हैं पूरी चैप्टर में, तो वो अपन को सेशंस मार्क करने पड़ेंगे। आई नो दिस वीडियो वॉज शॉर्ट बिकॉज अपन ने 2-3 टॉपिक्स ही इंट्रोड्यूस किए हैं इसमें, और 2-3 टॉपिक्स में मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है बिकॉज दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द चैप्टर और ये बहुत इजीली समझ में आने चाहिए, नहीं तो आगे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगी अगर आपको ये बेस नहीं समझ में आएगा तो। सो विद दिस वी आर ओवरिंग दिस पार्ट, और कुछ भी समझ नहीं आया तो दैट इज कमेंट सेक्शंस में आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक आपका एक पार्ट 1.3, फिर वाई नॉन कॉपरेशन अपन नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। आई होप सो विद इन अ वीक वील कवर दिस चैप्टर एंड नेक्स्ट वील स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू।